दूर भागेंगे, ये प्रतिकर्षित करते हैं। इसी तरह से अगर मैं प्लस और माइनस को पास लाऊं तो पता है क्या होगा, अब उल्टा हो जाएगा। अब ये आकर्षित करेंगे, देखो अब ये पास आने की कोशिश करेंगे, ये एरो अंदर की तरफ है ना, ये एरो क्या बता रहा है कि ये आकर्षित करेंगे। तो इसका ये मतलब हुआ, मैं यहां लिख देता हूं कि समान आवेश सदैव प्रतिकर्षित करते हैं। समान आवेश सदैव रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित रिपेल करते हैं। तथा विपरीत आवेश मतलब अगर एक धन है दूसरा ऋण है, सदैव विपरीत, यहां मैं लिखूंगा बिंदु आवेश। सदैव आकर्षित करते हैं। बच्चों एक बात बताऊंगा, यहां पे जो लिखा है समान आवेश, तो यहां भी मैं लिख देता हूं समान बिंदु आवेश। बिंदु आवेश क्या होता है, जिसका आकार बहुत छोटा होता है, पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो अगर लाइक पॉइंट चार्जेस हैं, समान बिंदु आवेश हैं, तो हमेशा प्रतिकर्षित करेंगे, और अगर विपरीत बिंदु आवेश हैं तो सदैव आकर्षित करेंगे। ये पहला गुण है इसका। बच्चों इसका दूसरा गुण देखिए, आवेश का दूसरा गुण ध्यान दीजिएगा कि किसी भी वस्तु पर, किसी भी पदार्थ पर आवेश की जो मात्रा होती है वो निर्धारित होती है। उसी को इंग्लिश बोलते हैं कि चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज। तो मैं लिख देता हूं किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा निर्धारित रहती है, निर्धारित होती है। इसका मतलब है कि चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट is always quantized। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि बच्चों किसी भी वस्तु पर अगर कुछ भी आवेश है तो ध्यान देना, या तो वो 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होगा, या 3 होगा, या इसी तरह से चलता रहेगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि उस वस्तु पर आवेश की मात्रा 2.5 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर हो, 3.5 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर हो। मतलब वो जब भी होगा वो इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का पूर्ण गुणांक होगा, वो इंटीजर मल्टीपल होगा। इसका मतलब यह है, अर्थात किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉन के आवेश का इंटीजर मल्टीपल मतलब पूर्ण गुणांक होगा। मतलब Q की वैल्यू या तो बच्चों प्लस माइनस E के बराबर होगी, या तो प्लस माइनस 2E के बराबर होगी, या तो प्लस माइनस 3E के बराबर होगी, या प्लस माइनस NE के बराबर होगी। ठीक है, जहां n क्या है, n का मतलब है 1 2 3, कभी n कभी फ्रैक्शन में नहीं होगा, कभी डेसिमल में नहीं आएगा।
ठीक, ध्यान देना इस बात का। नंबर थ्री प्रॉपर्टी चार्ज की है बच्चों कि अगर किसी वस्तु पे चार्ज कुछ है, मान लो कुछ भी, जैसे हमने बोल दिया 10 कूलम रहा, तो याद रखिएगा इस वस्तु को आप कहीं भी ले जाओ, इस पर आवेश की मात्रा हमेशा 10 कूलम ही रहेगी। आप इसको कहीं से भी देखो, जमीन से देखो, आसमान से देखो, चलती हुई कार से देखो, हवाई जहाज से देखो, इस पर आवेश की मात्रा यही रहेगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा जो दिशा निर्देश तंत्र होता है, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है बच्चों, उस पर निर्भर नहीं करता है। ठीक, इसे बोलते हैं कि चार्ज इज इनवेरिएंट, द अमाउंट ऑफ चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मैं लिख देता हूं इस बात को, द प्रॉपर्टी इज अमाउंट ऑफ चार्ज इज independent of choice of frame of reference। मतलब ये हुआ इसका, अर्थात किसी वस्तु पर, किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करती है। निर्देश तंत्र, निर्देश तंत्र, इसको इंग्लिश क्या बोलते हैं बच्चों? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस तंत्र पर निर्भर नहीं करती, निर्भर नहीं करती। उदाहरण के लिए, किसी वस्तु पर अगर 5 कूलम का आवेश है, तो 5 कूलम का आवेश हमेशा रहेगा, भले ही उसको हम जमीन पर खड़े होकर देखें, या चलती कार में बैठ के देखें, या कहीं से भी देखें। अच्छा, ऐसा क्यों बच्चों? ऐसा इसलिए, उदाहरण के लिए मान लो यार, आपकी जेब में 10-10 रुपए के 10 सिक्के हैं। ठीक, अब आप अभी कार में बैठ गए, मैं जमीन पे खड़ा हूं, आप कार में बैठ के जा रहे हो बच्चों, तो आपके जेब में क्या वो 10 सिक्के 15 सिक्के हो जाएंगे? नहीं होंगे ना। तो बस यही कहानी यहां भी बच्चों। अरे भैया, उस वस्तु पर जितने इलेक्ट्रॉन है वो तो वही रहेंगे, ठीक है ना। अब उसको हम चाहे जहां से देखें, आपके जेब में उतने पैसे रहेंगे। हां, किसी ने अलग से चुपचाप आपके जेब में पैसे ना डाल दिए हो, ठीक है। तो इसी तरह से उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की मात्रा भी वही रहेगी। बात समझ आ गई कि नहीं? आगे नहीं आए तो पूछ लेना आप द्वारा, ठीक है। तो ये आवेश का गुण था। पहला गुण आपको क्या बताया कि समान बिंदु आवेश सदैव प्रतिकर्षित करते हैं तथा विपरीत आवेश सदैव आकर्षित करते हैं। दूसरा क्या बताया, किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा निर्धारित होती है, मतलब किसी भी वस्तु पर अगर चार्ज होगा तो प्लस माइनस ई के फॉर्म में ही होगा, वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का पूर्ण गुणांक होगा। तीसरा आपको बताया कि किसी भी वस्तु पर जो आवेश की मात्रा होती है वो निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करती, अर्थात को चाहे जहां से देखो वही रहेगा। चौथा देखिए आप बच्चों, चौथा है कि अगर मान लीजिए कि कोई विलगित निकाय है, गौर फरमाइएगा शब्द हमने क्या बोला, विलगित निकाय, आइसोलेटेड सिस्टम। तो अच्छा, ये विलगित निकाय क्या होता है? ऐसा निकाय जिसको कोई और टच ना कर रहा हो, उसको कहीं से उसका किसी और भी चीज से संपर्क ना हो रहा हो, किसी के कांटेक्ट में ना आ रहा हो, उसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम, विलगित निकाय। तो बच्चों मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल चार्ज है वो हमेशा कंजर्व रहता है, हमेशा संरक्षित रहता है। अर्थात अगर किसी बॉल के ऊपर 15 कूलम का आवेश है, 15 कूलम का आवेश है, तो याद रखना अगर उसको कोई टच नहीं करता है
तो 15 था, 15 है, और 15 कूलॉम भी हमेशा बना रहेगा। इसे बोलते हैं आवेश संरक्षण का नियम। तो मैं लिख देता हूं कि किसी विलगित निकाय, बहुत ही शुद्ध हिंदी शब्द है ये, मैं इसके बारे में लिखता हूं यहां पर आइसोलेटेड सिस्टम। कभी कभी हिंदी के शब्द बड़े क्लिष्ट हो जाते हैं बच्चों। आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक। किसी विलगित निकाय आइसोलेटेड सिस्टम का कुल आवेश सदैव संरक्षित मतलब क्या कहते हैं इसको, कंजर्व, संरक्षित होता है। इसका क्या मतलब है? अच्छा, इसी को हम बोलते हैं आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम, इंग्लिश बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब इसका आप एग्जाम्पल देखिए। उदाहरण मान लीजिए आप कि एक वस्तु ए है, कोई दूसरी वस्तु है बी, सेकेंड बॉडी बी। इसके बीच में बच्चों मैंने एक लगा दिया है स्विच। देखो अभी स्विच ऑफ है, इसको टच नहीं कर रहा ना। अच्छा, इस पर था 10 + 10 कूलॉम्स, ये मतलब कूलॉम। इस पर था बच्चों -12 कूलॉम का आवेश था। अब बोलता है कि मैंने स्विच को ऑन कर दिया। तो जब स्विच को हम ऑन करेंगे ना, तो एक बात ध्यान देना बच्चों, ये मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा। आवेश का प्रवाह होता है, आवेश प्रवाहित होने लगती है, और इस आवेश का प्रवाह हमेशा उच्च विभव की वस्तु से निम्न विभव की वस्तु की तरफ होती है। ये विभव क्या होता है ये आपको मैं बताऊंगा। तो फिलहाल मान लो कि जब हमने ऑन कर दिया तो बच्चों ए पर मान लीजिए कि +5 कूलॉम का आवेश आ गया, मान लीजिए। तो प्रश्न है कि बी पर कितने कूलॉम का आवेश आएगा। तो जरा ध्यान से सुनो मेरी बात। ए आइसोलेटेड नहीं है, क्यों? क्योंकि ए को कौन टच कर रहा है? बी आइसोलेटेड नहीं है क्योंकि बी को कौन टच कर रहा है? ए। लेकिन अगर मैं इस पूरे सिस्टम की बात करूं तो तीसरा कोई नहीं है जो ए और बी दोनों को टच कर रहा हो। इसका मतलब ए आइसोलेटेड नहीं हुआ बच्चों, बी आइसोलेटेड नहीं हुआ, आइसोलेटेड हुआ तो कौन हुआ? ए प्लस बी। अर्थात चार्ज किसका कंजर होगा? ए का होगा कि बी का होगा कि ए प्लस बी का होगा? बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। चार्ज ए प्लस बी पूरे सिस्टम का कंजर होगा। तो हम क्या करेंगे? ए प्लस बी क्यू मतलब चार्ज किसका? ए प्लस बी का। कौन सा? फाइनल बराबर चार्ज किसका? ए प्लस बी का। कौन सा बच्चों? इनिशियल। तो देखो मैं इसको क्यू मान लेता हूं। तो फाइनल चार्ज क्या है? ए प्लस बी का 5 + q इक्वल टू ए प्लस बी का इनिशियल चार्ज +10 - 12। ध्यान से देखिए, 5 + q बराबर कितना हुआ? -2। तो q बराबर कितना हुआ? -2 - 5 q इक्वल टू -7 कूलॉम। अर्थात अब बी पर जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा? वो आएगा -7 कूलॉम। तो बच्चों आज मैंने आपको पढ़ाया चार्ज क्या है, चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या है। इसके बाद हमारा जो अगला लेक्चर स्टार्ट होगा उसमें हम बताएंगे आपको कि किसी वस्तु पर चार्ज कैसे लाते हैं, आवेशन की क्या क्या विधियां हैं, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो आज के लिए इतना ही, इसको आप